हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं एंड आई होप कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे और बहुत अच्छे जाएंगे ताकि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बने। और मैं प्रे करती हूँ कि सारे बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं और उनकी जो परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी बने ताकि आप भी खुश हों, आपके पेरेंट्स भी खुश हों और हम जैसे टीचर्स भी खुश हों। तो आज का जो वीडियो है बेटा वो एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। पहले भी आई थी बट मैं किसी वजह से ये टॉपिक नहीं पढ़ा पाई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से रिलेटेड है। यस, उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उस प्लेलिस्ट में मैं नहीं पढ़ा पाई थी उस टाइम पे। तो आज का टॉपिक हमारा बेटा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काफी लेंदी आपका टॉपिक है, तो एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, वो काफी लेंदी वीडियो बन जाएगी, तो मैं वो उतनी लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाह रही हूँ। तो आज मैं एक पार्ट पढ़ाऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक एक बात यहाँ पे बेटा सुनिएगा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आप स्किप करते हुए इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन समझ में नहीं आ पाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर बोलूँगी बेटा कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किसने की थी, दी किसने थी? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे दो साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। वो जो दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे आपके हंस बेथे, हंस बैठक हैं, ठीक है, हंस बेथे इन 1929 और दूसरे थे आपके जॉन वैन ब्लैक इन 1932। जो जॉन है वो वैन में बैठे, ठीक है। तो हंस बेथे एंड जॉन वैन ब्लैक ने ये थ्योरी हमें दी थी और इस थ्योरी के देने के बाद जो कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज होती हैं या जो कॉम्प्लेक्सेस के आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं और क्यों होती है, उसका एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिला था। इसीलिए ये थ्योरी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, उनमें इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्या पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे बेटा कि ये जो थ्योरी है इसकी मेन पॉइंट्स क्या थे। तो जो सबसे पहला मेन पॉइंट था वो क्या था बेटा कि इससे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, आई होप आप लोगों ने वो पढ़ी होगी। तो इससे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था, दैट द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड इज कोवेलेंट। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो वीबीटी आई थी उसने क्या कहा था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, हमारा कोवेलेंट नेचर का है। ठीक है, कोवेलेंट नेचर का है। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा, दैट इट इज आयनिक। ठीक है, बॉन्ड क्या है, आयनिक है, विच इज फॉर्म प्योरली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। जो मेटल आयंस होते हैं और जो लिगेंड्स होते हैं उनके बीच में एक प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये कहा कि नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ये एक आयनिक बॉन्ड होता है, जो किसकी वजह से बनता है, बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। ठीक है, नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे क्या है कि इस थ्योरी का नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों पड़ा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जब साइंटिस्ट ने इस थ्योरी की डिस्कवरी की, इस थ्योरी के बारे में पूरी चीज डिटेल में बताई, तो उन्होंने ये बोला कि जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड वो किसके जैसा दिखता है, सिमिलर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस इन अ क्रिस्टल।
जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में जो आयंस के बीच में इंटरेक्शन होता है, सेम वैसा ही इंटरेक्शन किसके बीच में देखने को मिलता है, मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में देखने को मिलता है। तो इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि इंटरेक्शन किससे सिमिलर है, क्रिस्टल्स के इंटरेक्शन से सिमिलर है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था कि जो बॉन्ड होता है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड वो आयनिक बॉन्ड होता है जो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बनता है। ये जो इंटरेक्शन है ये किसके जैसा दिखता है, सेम किसके जैसा, इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस इन अ क्रिस्टल, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रख दिया। ठीक है, अब अगर जो आपका लिगेंड है वो एनायन है तब तो आपके लिए समझना बहुत इजी होगा कि एनायन है लिगेंड और मेटल आयन कैटायन है, तो कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर आपका जो लिगेंड है वो क्या है, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके केस में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बनेगा, उसके केस में जो नेगेटिव डायपोल होगा वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, मेटल आयन के साथ, और वहां पे फिर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बनेगा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को मेटल आयंस के अराउंड इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, आपका मिनिमम। ठीक है, लिगेंड्स अरेंज themselves around the central metal atom in such a way that the repulsion between them is minimum. उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, आपका मिनिमम हो। एंड वी नो कि केमिस्ट्री में जो रिपल्शन है और जो स्टेबिलिटी है उसका बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। अगर रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और कंपाउंड अगर स्टेबल होगा तो वो हमें नेचर में मिलेगा। ठीक है, तो लिगेंड्स अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, आपका मिनिमम। क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ जो थर्ड पॉइंट है, मतलब सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। सेकेंड पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स हो जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है बेटा, जो हमारा फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन है, मतलब जब वो लिगेंड्स के कांटेक्ट में नहीं है, जब वो फ्री है, ठीक है, तो जो फ्री मेटल आयन है, हमारे ट्रांजिशन मेटल आयन है, उसके जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं उन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एंड एट दैट टाइम दोस 5 डी ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उनको क्या कहते हैं उस समय पे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स क्या है, ऐसे डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, आपकी एग्जैक्टली इक्वल है, सेम। ठीक है, तो जब हमारा ट्रांजिशन मेटल आयन क्या होता है, आपका फ्री होता है, तो उस समय उसके पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी सेम होती है, इक्वल होती है, तो उस टाइम उन्हें क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब जैसे ही लिगेंड्स क्या करता है, उसकी तरफ अप्रोच करता है, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करता है, मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है, तो कुछ टाइम तक तो क्या होता है, आपका जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि लिगेंड्स जब आएंगे तो लिगेंड्स के आने की वजह से क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होने से क्या होगा, आपका एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तक तो क्या होगा, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर बढ़ेगी, तो उनकी डीजेनरेसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब लेकिन उसके बाद क्या होगा आपका, कि आपका जो लिगेंड, जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। जो डी ऑर्बिटल उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो उसमें रिपल्शन कम होगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड एट दैट टाइम वहां पे जो डीजेनरेसी होती है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स अगर सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, यानी हर साइड से हर डी ऑर्बिटल पे लिगेंड्स का इक्वल रिपल्शन पड़ रहा है, तब तो डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका अलग अलग लिगेंड्स अलग अलग डी ऑर्बिटल को अलग अलग रिपल्शन शो कर रहा है, तो उनकी एनर्जीज भी क्या होंगी, आपकी अलग अलग हो जाएगी, एंड वहां पे आपकी डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के।
पहला पॉइंट कि मेटल आयन और आपका लिगेंड है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। और वहां पे जो वो बॉन्डिंग होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है वो सेम किसके जैसा दिखता है, आपका जो क्रिस्टल है उसमें जैसा इंटरेक्शन होता है आयंस के बीच में उसकी तरह दिखता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रखा। अगर आपका लीगेंड एनायन है तो कैटायन और एनायन के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर लीगेंड आपका न्यूट्रल है तो उसका जो नेगेटिव डाइपोल होगा और मेटल आयन होगा उसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या था कि लीगेंड्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कि वहां पे जो रिपल्शन हो लीगेंड्स के बीच में या लीगेंड्स और मेटल आयन के बीच में वो क्या हो, आपका मिनिमम हो, ताकि स्टेबिलिटी वहां पे क्या हो, मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या था कि आपके जो फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो आपके उसमें जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, आपकी सेम होती है। उस समय उन्हें क्या कहते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन लिगेंड्स के आने के कारण उनकी डीजनरेसी स्प्लिट हो सकती है। कब, अगर लिगेंड्स अनसिमेट्रिकल वे में उसके अराउंड अरेंज्ड है। अगर सिमेट्रिकल वे में अरेंज है तो डीजनरेसी स्प्लिट नहीं होगी, डीजनरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है तीन कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। देखो आपका यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं आपका डी जेड स्क्वायर, 5 होता है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैसे आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम डी जेड स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर में जो आपके दो ऑर्बिट्स होंगे उनके जो लोब्स होंगे वो जेड एक्सिस में ही अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, एक आएगा ये, ठीक है, और दूसरा आएगा इसके अराउंड इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये हमारा डी जेड स्क्वायर है। अब उसके बाद आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी क्या होगा आपका एक्स और वाई लोब में होगा। ठीक है, जेड में नहीं होगा, ये एक्स और वाई लोब में होगा। तो लाइक दिस, एक्स और वाई एक्सिस में होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वो जेड एक्सिस। प्लस ठीक है, ये आ गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इन दोनों में क्या है, जो ये लोब्स है हमारे, ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, अलोंग द एक्सिस है हमारे। अब देखो डी एक्स वाई, जो डी एक्स वाई होगा वो इन बिटवीन एक्स एंड वाई होगा, अलोंग एक्स एंड वाई नहीं होगा, एक्स और वाई के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है ना बेटा, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, एक तो z में ले जा लो, वैसे वो z में जाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन अब हम क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है तो उतने अच्छे से तो शो नहीं कर सकते, और एक x और y के यहाँ बीच में ले जाना, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो? ठीक है, नेक्स्ट आएगा डी वाई जेड। अब डी वाई जेड में y और z के बीच में होगा तो एक लोब ले जाना है x के पास और दूसरा लोब y और z के बीच में। ठीक है, तो लाइक दिस x y एंड दिस इज z। ठीक है, तो एक तो ले जाना आप x के पास, ठीक है, और दूसरा ले जाना y और z के बीच में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा डी जेड एक्स
तो एक लोब कहाँ जाएगा हमारा, एक लोब जाएगा आपका y में और दूसरा लोब z और x के बीच में। सिंपल सा बनाने का तरीका है, ठीक है। x y एंड दिस इज z। एक हमारा कहाँ जाएगा आपका y में और एक जाएगा x और z के बीच में। तो ये हमारे क्या हैं आपके बेटा 5 d ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से ये जो 2 d ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब एक्सिस में ही होते हैं, और बाकी के जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझाया बेटा, एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद एक बार अपने आप से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। आई एम 100% श्योर अगर आपने मेरी ट्रिक अप्लाई की, आप फर्स्ट टाइम में ही अपने आप ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे और मुझे बताइएगा ज़रूर कि यस मैम हम ये ड्रॉ कर पाए थे, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्लियर, ठीक है। तो आप ये ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है कि आपका क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, आपका सेंट्रल मेटल एटम है या फिर मेटल आयन है, ये हमारा लिगेंड्स आपके कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो अरेंज्ड है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है बेटा, लाइक दिस, ठीक है। एक आपका क्या होगा ये नेगेटिव और एक आपका क्या होगा ये नेगेटिव। ये कौन सी एक्सिस है x, ये कौन सी एक्सिस है y और ये कौन सी एक्सिस है हमारी z, ठीक है। तो तीनों एक्सिस में हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये जो बॉन्डिंग होती है इस तरीके से होती है, तो आपको सबको पता है ना, इस तरीके से, और ये वाले इससे भी रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। मतलब बीच में हमारे 4 लिगेंड्स होंगे, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, तो वो भी हमारे आपस में क्या होंगे, लिंक्ड रहेंगे। तो ऊपर भी एक प्रिज्म बनेगा, नीचे भी एक प्रिज्म बनेगा। अब ये थोड़ा अजम्पशन है बेटा, लेकिन 12th क्लास में आप इस स्टेज में पहुंच चुके हो, तो इतना तो हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा अजम्पशन करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ गई होगी, कि अज्यूम करने की यस ये कैसा दिखेगा, 3D में कैसे दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो, जब ये हमारा मेटल आयन फ्री होगा, ठीक है, जब ये मेटल आयन हमारा क्या रहेगा, फ्री रहेगा, उस समय जो 5 d ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं क्या शो कर रही हूँ, दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे मैं क्या शो कर रही हूँ, 5 d ऑर्बिटल शो कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आपका एक होगा dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इन पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, अभी सेम है, दीज आर डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स। अब जैसे इनके पास लिगेंड आने लगेगा, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब लिगेंड आना स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम तक तो क्या होता है, हर d ऑर्बिटल को क्या मिलता है, आपका इक्वल रिपल्शन मिलता है, इसलिए हर d ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हमारी हर किसी की एनर्जी इक्वल अमाउंट में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब ये तो क्या है, ये डी ऑर्बिटल है आपके फ्री मेटल आयन के, फ्री मेटल आयन के, ठीक है। लेकिन ये डी ऑर्बिटल किस मेटल आयन के हैं, जब उस पर लिगेंड क्या करना स्टार्ट कर दे रहा है, लिगेंड अप्रोच करना क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी क्या होगी, आपकी बढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, एनर्जी का लेवल दिखा रहे हैं, एनर्जी का लेवल दिखा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो बेटा, अब यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें क्या होगा, जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिगेंड्स उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। लिगेंड्स उनसे क्या आएगा, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण उनके बीच में, उनके और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्शन के ज्यादा होने की वजह से उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं पे dxy, dyz और dzx जो होंगे वो क्या होंगे, इन बिटवीन द प्लेन होंगे, ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, और लिगेंड्स एक्सिस से आ रहे हैं हमारे, तो इसलिए वहां पे रिपल्शन थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मान लो बेटा आप वहां से आगे से आ रहे हो, मैं यहाँ से आ रही हूँ, और हम दोनों सेम आपके पाथ पे चल रहे हैं, तो क्या होगा, हम दोनों के बीच में कोलिजन क्या होगा, बहुत तगड़ा होगा,
कोलिजन तगड़ा होगा, कोलिजन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो एनर्जी होगी वो भी, यानी हमें चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन अब आप थोड़ा सा साइड्स होके अगर आते हैं तो भी हम टकराएंगे, लेकिन क्या होगा, वहां पे जो कोलिजन होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, तो हमें जो चोट लगेगी वो थोड़ा सा क्या लगेगी, कम लगेगी। तो सेम केस यहाँ पे है, क्योंकि dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² जो है वो लिगेंड्स के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और dxy, dyz और dzx जो है इन बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं, यानी लिगेंड से थोड़ा हट के आ रहे हैं, इसलिए उनकी एनर्जी, उनमें रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा और एनर्जी भी रिस्पेक्टिवली कम होगी। तो यहाँ के बाद क्या होगा, ये आपके दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी अब क्या हो गई, स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेसी, ठीक है। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², और नीचे हमारे क्या आ जाएंगे, तीन ऑर्बिट्स dxy, dyz एंड dzx, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो नीचे आए हैं इनको कहा जाता है T2g और इनको कहा जाता है EG। T2g आपके क्या है, 3-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एंड EG हमारा क्या है, 2-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये तीन है तो 3-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और ये हमारे क्या है, दो है तो 2-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे जो EG और T2g टर्म है वो आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स हैं, तो उसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इन्हें कहा जाता है T2g और इन्हें कहा जाता है हमारा EG, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ तो गई है लेकिन सबकी एनर्जी इक्वली बढ़ी है, इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है उसको हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, आपका इस पॉइंट को हम मानते हैं बैरी सेंटर। इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, बैरी सेंटर, जहां पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी 0 होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, जो इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो होगी प्लस 0.6 डेल्टा O, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो होगी माइनस 0.4 डेल्टा O, ठीक है। अब ये देखो प्लस 0.6 डेल्टा O मतलब एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक है, 2 है तो प्लस 0.6 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 1.2 डेल्टा O, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस 0.4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो क्या आ जाएगा, माइनस 1.2 डेल्टा O, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो ये एनर्जी क्या हो गई, 0। तो इसी बेसिस पे इनका क्या किया गया है, यहाँ पे स्प्लिटिंग की गई, ठीक है। एंड द एनर्जी डिफरेंस, जो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स, इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या टर्म आता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो ये क्या है हमारा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स, दो सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, EG से लेके T2g तक का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा O से, क्लियर हुआ उधर, इतना क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ, ओके। ये आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अगर बेटा कहीं पे भी कोई डाउट है आप फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर किए हैं, क्योंकि मुझे डाउट्स क्लियर करना अच्छा लगता है। ये लगता है कि बच्चे मेरी वीडियोस को पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो कहीं पे भी कोई डाउट है बेटा बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। नाउ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम z एक्सिस से आपके नेगेटिव लोब्स को हटा दें, नेगेटिव चार्जेस को हटा दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इससे पहले जो आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया था उसमें एक नेगेटिव ऊपर था, एक नेगेटिव नीचे था, तो मैंने उस z एक्सिस से क्या कर दिया, नेगेटिव्स को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी लिगेंड्स को हटा दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें लिगेंड्स कौन सी एक्सिस में है, x एक्सिस और y एक्सिस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग तो सेम होगी आपकी, जो 5 d ऑर्बिटल्स होंगे उन 5 d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, आपकी सेम रहेगी, तो इन्हें क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। फिर इन 5 जैसे इनके पास क्या आएंगे, आपके लिगेंड्स आएंगे, तो हर किसी में क्या होगा, आपका इक्वल रिपल्शन होगा, तो कुछ टाइम तक इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी इक्वली आपकी रेज होगी। हर ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी क्या होगी, इक्वली रेज होगी। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आपका यहाँ पे स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हुआ था बेटा, ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पे आ गए थे आपके 2 ऑर्बिटल और यहाँ पे आ गए थे आपके 3 ऑर्बिटल, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल से डिराइव हुई है, तो ऑक्टाहेड्रल से ही आप इसको समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया था हमारा T2G और ये आ गया था हमारा EG। यहाँ पे थे dx² माइनस y² और dz² और यहाँ पे था आपका dxy, dyz और dzx। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो z एक्सिस से हटा दिए हैं, तो जितने भी d ऑर्बिटल्स में z एक्सिस इन्वॉल्व है उन सब में रिपल्शन क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि उस एक्सिस से तो लिगेंड आ ही नहीं रहा है ना। उस एक्सिस से अगर लिगेंड नहीं आ रहा है तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, होगा ही नहीं क्योंकि रिपल्शन, क्योंकि उस एक्सिस में तो लिगेंड है ही नहीं, तो जो आपका लिगेंड अप्रोच होना है वो उस एक्सिस से नहीं होना है, तो रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी और एनर्जी इनकी कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक ऐसे 2 लोब हैं जिनमें z एक्सिस आता ही नहीं है। ठीक है, 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं, एक ऑर्बिटल है dx² माइनस y² और एक ऑर्बिटल है हमारा dxy। अब x² माइनस y² में तो क्या होता है बेटा, x² माइनस y² में जो आपके एक्सिस होती हैं, जो लिगेंड्स होते हैं और जो एक्सिस होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने होते हैं, लेकिन dxy में क्या होता है, इन बिटवीन आपके क्या होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, लेकिन कोप्लेनर होते हैं। dx² माइनस y² में अलोंग द लिगेंड होती हैं एक्सिसेस। ठीक है, अलोंग द लिगेंड होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन dxy में क्या होता है, इन बिटवीन द लिगेंड्स होते हैं लेकिन कोप्लेनर होते हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन होता है लेकिन dx² माइनस y² के कंपैरिजन में कम होता है। तो इन 5 में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी हमारी dx² माइनस y², किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। उसके बाद होगी एनर्जी हमारी किसकी, dxy की। ठीक है, अब आते हैं ये 3 dz², dyz और dzx। अब ये आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब ऐसी जगह है जहां पे आपका क्या है, जो लिगेंड्स है वो आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहें, जो dz² है बेटा, z² का आपने स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें जो एक आपका लोब था वो सेंटर में था। ठीक है, एक तो आपका क्या था, ऐसे था और दूसरा आपका सेंटर में था, तो ये वाला तो आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन ये आपका क्या है, इन द प्लेन है। दिस वन इज एट द सेंटर एंड क्योंकि सेंटर में है तो वो ऑब्वियस सी बात है इन द प्लेन होगा ही, तो यहाँ पे इसमें रिपल्शन क्या होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि ये दो प्योरली आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला आउट ऑफ प्लेन है लेकिन ये वाला आउट ऑफ प्लेन नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पे किसकी एनर्जी होगी, आपकी dz² की, और उसके बाद फिर एनर्जी होगी आपकी सबसे कम किसकी, dyz एंड dzx की।
तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के केस। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड एक्सिस से हमने लिगेंड को हटा दिया, तो जेड एक्सिस में जितने भी डी ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो रिपल्शन होगा वो कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द लिगेंड होंगे तो उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा लगेगा। डी एक्स वाई जो होंगे वो इन बिटवीन द लिगेंड्स होंगे लेकिन कोप्लेनर होंगे, इसीलिए उनमें रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम लगेगा, तो उनकी एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी। फिर डी जेड स्क्वायर में से एक तो आपका आउट ऑफ द प्लेन होगा लेकिन सेंटर वाली रिंग इन द प्लेन होगी, इसलिए उसकी एनर्जी थर्ड लेवल पे आएगी। और जो हमारे डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं ये प्योरली आउट ऑफ प्लेन होंगे, तो इनमें रिपल्शन सबसे कम लगेगा, तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। So this is all about the crystal field theory in square planar complexes. इतना क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। Then we'll talk about the crystal field theory in tetrahedral complexes. Now crystal field theory in tetrahedral complexes. ठीक है, नाउ जो आपका स्प्लिटिंग होती है ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है उसकी ठीक उल्टी स्प्लिटिंग किसमें होती है, हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यानी बेटा अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अच्छे से आ गया है ना स्प्लिटिंग, तो आप स्क्वायर प्लेनर को भी समझ सकते हो, टेट्राहेड्रल को भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगी, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे बॉटम में तो क्या आएंगे आपके 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे, उसके बाद आपके क्या आएंगे, वो डी जनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उसके बाद मैंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल में जैसे स्प्लिटिंग होती है अपोजिट स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर आते थे हमारे 2, तो यहाँ पे ऊपर आएंगे हमारे 3, और नीचे आते थे 3, तो यहाँ पे हमारे नीचे आएंगे 2। ठीक है, होंगे ये वही डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, यहाँ पे होंगे ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम T2G था ऑक्टाहेड्रल में, यहाँ पे होगा T2, और इसका नाम EG था ऑक्टाहेड्रल में, यहाँ पे होगा हमारा E। ठीक है, वहां जो ऑक्टाहेड्रल के केस में था, जो एनर्जी डिफरेंस था बिटवीन दीज टू, ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा, बेरी सेंटर ही होगा। ठीक है, जो एनर्जी डिफरेंस था बिटवीन दीज टू वो डेल्टा O था, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा T, वहां पे डेल्टा O था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा T। ठीक है, वहां पे ऊपर हमारा क्या था, ऊपर हमारा था प्लस 0.6 डेल्टा O, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 0.4 डेल्टा O। ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा डेल्टा T, और नीचे हो जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा T, ताकि आंसर क्या है हमारा 0 है। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, देखो बताऊं मैं, वहां पे हमने T2G यूज किया, EG यूज किया, यहाँ पे हम सिर्फ T2 और E क्यों यूज कर रहे हैं, G क्यों नहीं यूज किया हमने। ठीक है, अब जो यहाँ पे T2G है या EG है ना बेटा, इसमें जो ये G टर्म है इसका मतलब है गेरेट। ठीक है, और ये टर्म कब यूज होता है, ये टर्म ऐसी ज्योमेट्री में यूज होता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। आई होप यू नो अबाउट द सेंटर ऑफ द सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, लेकिन टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहती है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहने के कारण यहाँ पे हम जी टर्म को यूज नहीं करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग थिंग, बताया था, पता था। ओके, सो जी हम क्यों यहाँ पे यूज नहीं करते, बिकॉज इन टेट्राहेड्रल वी डोंट हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इन ऑक्टाहेड्रल वी हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जी टर्म यूज होता है व्हेन in a complex we have a center of symmetry। अब जो दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है बेटा, कि यहाँ पे जो ये डेल्टा T है और जो डेल्टा O है, ठीक है, जो डेल्टा T है और जो आपका क्या है डेल्टा O है, इनमें जो डेल्टा T है उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है एज कंपेयर टू डेल्टा O। In octahedral complexes, the splitting is twice more
देन द स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। 2 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग होती है किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एज कंपेयर टू द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यानी ये जो एनर्जी गैप बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल में क्या बनेगा? ज्यादा बड़ा बनेगा टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में, ठीक है। और एनर्जी गैप ज्यादा बनेगा तो क्या होगा बेटा? एनर्जी गैप ज्यादा बनने की वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर ऑर्बिटल में जंप नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ होंगे? नीचे के ऑर्बिटल में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था? ऊपर हमारे 2 थे और नीचे हमारे क्या थे? आपके 3 थे। तो मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे तीनों में आया। अब जो 4th ऑर्बिटल है, क्योंकि वहां पे गैप बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से क्या होगा? अगर वो उस गैप को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए गैप को क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा, तो वो क्या करेगा? यहीं पे पेयरिंग कर देगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ये गैप क्या होता है? कम होता है। तो गैप कम होने के कारण जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ज्यादातर हमें क्या मिलता है? आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलने का रीजन वहां पे क्या है? कि ये जो डेल्टा टी होता है, ये गैप हमारा क्या रहता है? कम रहता है। गैप कम रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर जाते हैं? हायर जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें जंप कर जाते हैं। तो इसलिए वहां पे हमें क्या मिलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा आपने पढ़ी। एक तो आपका जी यहाँ क्यों नहीं यूज होता? बिकॉज इन टेट्राहेड्रल वी डोंट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। और दूसरी चीज, टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। इसीलिए टेट्राहेड्रल में ज्यादा हमें कैसे कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। यानी जितने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमें मिलेंगे, ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस हमें क्या मिलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। क्लियर बेटा? इतना क्लियर हुआ? सो आई होप आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है बेटा, इसमें कुछ और सेक्शन भी बचे हुए हैं, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है तो जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसको समझना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो इसको समझिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, और अगर आपको डाउट नहीं लगा देन प्लीज subscribe my channel and share my videos to your friends. So that's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.